नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा राय आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द हिंदू अखबार में आया हुआ एक समाचार, जिसमें यह कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल में मूंगे की 4 प्रजातियों की खोज की है। मूंगे, जिसको हम कोरल कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोरल होता क्या है। तो कोरल, जिसे मूंगा या प्रवाल कहते हैं, यह एक विशेष प्रकार का सागरीय जीव होता है जो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहता है। यह चूने के खोल में रहते हैं, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। यह जीव सामान्यतः झुंड या कॉलोनी में रहता है और इसके भोजन का स्रोत चूने का पत्थर है और दूसरा स्रोत हरे शैवाल है। चूने के पत्थर को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जो कि सागरीय जल में घुलित अवस्था में विद्यमान रहता है, जो कि प्रवाल के भोजन का स्रोत है। प्रवाल सामान्य खारे जल में उपस्थित होते हैं और इनके द्वारा प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। सागरीय जल जो होता है वह खारा होता है, उसमें लवण की उपस्थिति होती है। वो लवण कैसे होंगे? तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम सोडियम के कार्बोनेट, सल्फेट एटसेट्रा। अब देख लेते हैं कि प्रवाल मुख्यतः पाए कहाँ पे जाते हैं। तो प्रवाल जो होते हैं वह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। क्यों वहाँ पे पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे गर्म जलधारा होती है, जो कि इसके विकास के लिए आवश्यक होती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे भारत के पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे अभी हाल ही में ये 4 मूंगे की खोज हुई है। पहले भी वहाँ पे मूंगे की उपस्थिति है। वहीं अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, तो वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जहाँ पे संसार का सबसे अधिक मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि प्रवाल के विकास हेतु क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, कहाँ पे प्रवाल विकसित होते हैं। तो पहला तो तापमान, उनके लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ही यह जीवित रहते हैं। इनका विकास जो होता है वह छिछले सागरों में होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और सूर्य के प्रकाश जब यहाँ पे रहेगा वहीं हरे शैवाल की उपस्थिति होगी और हरे शैवाल ही इनके भोजन का मुख्य स्रोत है, इसलिए वहाँ पे प्रवाल भी उपस्थित होते हैं। अगर आवास की बात की जाए तो प्रवालों के विकास हेतु समुद्री चबूतरा की उपस्थिति आवश्यक होती है, क्योंकि इस समुद्री चबूतरे के चारों ओर ही प्रवाल कॉलोनी का निर्माण करके वहाँ पे रहते हैं। लवणता, प्रवाल हेतु सामान्य लवणता आवश्यक है। कम लवणता होगी तो प्रवालों को भोजन के संकट का सामना करना पड़ेगा, और वहीं अधिक लवणता हो जाएगी तो प्रवालों का मुख बंद हो जाएगा। जल की बात करें तो जल जो होगा वह अवसाद रहित और स्वच्छ जल होना चाहिए, शुद्ध नहीं, स्वच्छ जल, क्योंकि अगर अत्यधिक अवसाद की उपस्थिति होगी तो वहाँ पे प्रवालों का मुख बंद हो जाएगा अवसाद के कारण। वहीं अगर शुद्ध जल होगा, एकदम शुद्ध, तो वहाँ पे किसी प्रकार की अशुद्धि ही नहीं होगी, तो वहाँ पे लवण भी, जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं, वह भी नहीं पाए जाएंगे, तो वह उसके भोजन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इस कारण से वहाँ प्रवाल भी नहीं पाए जाएंगे। अतः प्रवाल हेतु अवसाद रहित और स्वच्छ जल चाहिए। समुद्री तरंगे, तो प्रवाल के विकास हेतु जो समुद्री तरंगे होनी चाहिए वह अपेक्षाकृत कमज़ोर होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तीव्र अगर समुद्री तरंगे रहेंगी तो वह प्रवालों को विनष्ट कर देंगी। अगर बात करते हैं कि प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हरमा प्रकार के और दूसरा अहरमा प्रकार के। हरमा प्रकार के सवाल में हरमा, जिसमें हरम जो होता है वह मध्यकालीन युग में, जब मुगल काल था, उस समय स्त्रियों के समूह को हरम कहते थे, इसीलिए इसको हरमा कहते हैं, क्योंकि ये समूह में रहता है, एक झुंड या कॉलोनी में रहता है। जितने भी शैवाल हैं उसमें 99.9% जो शैवाल हैं वह हरमा प्रकार के हैं। इनके विकास हेतु आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, जैसे तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, क्षेत्र जो होगा वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही होने चाहिए, जहाँ पे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ये उपस्थित होते हैं। लवणता सामान्य होनी चाहिए, छिछले सागर में उपस्थित होते हैं और समुद्री तरंगे वहाँ पे कमज़ोर होनी चाहिए। वहीं अगर हम अहरमा प्रकार की बात करें तो वह एकांतवासी होते हैं और किसी भी जलवायविक दशाओं में विकसित हो जाते हैं। ये जो होते हैं वह उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक, पूरब से लेकर पश्चिम तटवर्ती देशों तक, छिछले से लेकर गहरे सागरों तक कहीं भी पाए जा सकते हैं। इनके लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये बात है ये अत्यंत ही विरले होते हैं और संपूर्ण जितने भी प्रवाल हैं उनके 0.1% से भी कम होते हैं। तो अभी हाल की बात करें तो हाल ही में 4 प्रकार के प्रवाल की प्रजातियों का खोज हुआ है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पानी में हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरल के सभी जो 4 समूह हैं वह एक ही परिवार के हैं, जिसे हम फ्लैबेलिडे कहते हैं। इनके नाम भी देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इसके संबंधित। तो अभी जो नई खोजी हुई हैं उसमें
ट्रंकेटोफ्लेबलम क्रशुम, टी इनक्रस्टेटम, टी एक्यूलेटम और टी इरेगुलर सभी जो है वह फ्लैबलिडे परिवार से संबंधित हैं, जो पहले जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल में पाए गए थे और अभी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के पास पानी में पाए गए हैं। इसमें से बस एक जो केवल टी क्रसुम वाला है वह अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी से जो इंडो वेस्ट पैसिफिक वितरण की सीमा के भीतर पाया गया था। ये जो अभी जो नई खोजें हुई हैं वो अहर्मा प्रकार के कोरल हैं और इनके यह जो होता है वह मूंगों का एक समूह है जिसमें जोक्सानथेला नहीं होता है। जोक्सानथेला क्या है? तो यह प्रवालों के उत्तकों में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसके निकल जाने की वजह से प्रवाल विरंजन हो जाता है, प्रवाल की जो कलर है वो समाप्त हो जाता है। अगर बात कर लें कि ये मूंगे जो है वह प्रकाश या तापमान द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। अब वैश्विक तापमान और प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने ये न्यूज़ बता दिया, अब बात कर लेते हैं कि जो हम वैश्विक तापन बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे प्रवाल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया है कि पृथ्वी के तापमान में औद्योगिक काल से लेकर अब तक कुल 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और यह लगातार जारी है। इसके कारण प्रवाल जीवन तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है और यदि तापमान नियंत्रण हम नहीं करते हैं तो 99.9% के प्रवाल विरंजन का खतरा है। प्रवाल विरंजन अर्थात प्रवाल की समाप्ति। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो वहाँ पे लवणता अधिक हो जाएगी और हमने आपको बताया कि इनको सामान्य लवणता चाहिए। अधिक लवणता की उपस्थिति में इनका मुख बंद हो जाता है, इस कारण से प्रवाल विरंजन हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो हरे शैवाल रंगहीन हो जाएंगे और प्रवालों को भोजन का संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर तीसरी बात करें तो वैश्विक तापमान अगर बढ़ेगा तो हिम के पिघलने की दर बढ़ेगी। हिम पिघलेगा तो सागर के जल स्तर में वृद्धि होगी और हमने बताया कि छिछले सागर में ही इनकी उपस्थिति होती है। जो 99.9% कोरल है वो कम पानी वाले जगह पे उपस्थित होते हैं, इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर चौथी बात करें तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो महासागरों को गर्म कर देगा और महासागरों का मौसम तूफ़ानी हो जाएगा और वहाँ पे जो महासागरीय जलधाराएं होंगी वो अत्यंत तीव्र हो जाएंगी, जिस कारण से प्रवाल का वहाँ पे विकास ही नहीं हो पाएगा। कि मैंने बताया कि इनके लिए सामान्य लहरों की आवश्यकता होती है जो कि धीमी गति की हों। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इस प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो हमने इतनी बात की उसका महत्व क्या है, आखिर क्यों हम इसके विषय में ज़्यादा जानकारी एकत्र करना चाहते हैं। तो जैव मंडल में समुद्री मंडल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल मंडल जिसे हम कहते हैं, जल मंडल में 99% तो खारा जल ही होता है, समुद्र होता है। इस कारण से हमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। इसी कारण हम प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र को महत्व देते हैं, क्योंकि कई सागरीय जीवों को यह आवास उपलब्ध कराता है, कई सागरीय जीवों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है और कम से कम 500 मिलियन लोग जो हैं वह भोजन, तटीय सुरक्षा और आजीविका हेतु प्रवाल पर निर्भर हैं। विकासशील देशों की बात करें तो मूंगा चट्टान कुल मछली पकड़ने का लगभग 1/4 योगदान देता है और एशिया में तो लगभग 1 अरब लोगों को भोजन प्रदान करता है। 21वीं सदी की दवा कैंसर, HIV, हृदय रोग और अल्सर आदि को दूर करने हेतु कोरल रीफ आवश्यक है। भित्तियाँ जो होती हैं वह प्राकृतिक अवरोध भी बनाती हैं और सागरीय लहरों से तटवर्ती प्रदेशों के कटाव की रक्षा करती हैं। इस कारण से हमारे तटीय प्रदेश बच जाते हैं इस कोरल रीफ के कारण। सागरीय जीवों को यह भोजन प्रदान करते हैं, समुद्री पारितंत्र की रक्षा करते हैं और जहाँ पे ये कोरल रीफ पाए जाते हैं वहाँ माना जाता है कि समुद्री जैव विविधता बहुत अधिक है, क्योंकि ये जैव विविधता के संरक्षक और वहाँ की समृद्धि के सूचक होते हैं। समुद्री पारितंत्र के संतुलन हेतु यह अत्यंत ही आवश्यक है कि वहाँ पे प्रवाल तंत्र मजबूत हो। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मानवीय हस्तक्षेप से प्रवाल विरंजन की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी न्यूज़ में चल रहा था कि ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत सारे प्रवाल विरंजन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कि प्रवाल की समाप्ति हो जाएगी तो वहाँ के जो सागरीय जीव हैं जो कि भोजन के लिए प्रवालों पर निर्भर हैं, उनको भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और समुद्री पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा। और समुद्री पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो जल मंडल में असंतुलन होगा और चूँकि जल मंडल जैव मंडल का एक अभिन्न अंग है तो पूरे जैव मंडल में असंतुलन हो जाएगा, जो कि पर्यावरणीय असंतुलन का सूचक है। अतः हम सभी लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए और प्रवालों का संरक्षण करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।